गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी बच्चों का एक बार पुनः स्वागत है। बच्चों, हम लोग क्वांटिटी सर्वेइंग एंड वैल्यूएशन सब्जेक्ट देख रहे हैं और इसमें सिविल थर्ड ईयर 6 सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स में से एक क्वांटिटी सर्वेइंग एंड वैल्यूएशन में हम 9th चैप्टर वैल्यूएशन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ऑब्जेक्टिव के नज़रिए से हम यहाँ पे फोकस कर रहे हैं बच्चों। तो आज हम जो पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि स्क्रैप वैल्यू में क्या डिफरेंस होता है और जो है साल्वेज वैल्यू क्या होता है, और बराबर वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो नेक्स्ट में आप थोड़े थोड़े टॉपिक को हम जो पूछ सकता है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, एक होता है आपसे पूछता है लुप्त प्रायता। लुप्त प्रायता, लुप्त प्रायता से आप क्या समझते हैं? ऑब्सोलेसेंस इसको बोलते हैं। लुप्त प्रायता मतलब ये है कि जब कोई संपत्ति या कोई भवन समय बदलने के साथ उसके संरचनात्मक में फेरबदल होने के कारण उसमें जो है उसके मूल्य में कमी आ जाती है, तो वो लुप्त प्रायता कहते हैं। मतलब बच्चों ये है कि जैसे मान लीजिए कोई मकान पहले जो है आपका जैसे जो छत पड़ती थी वो आरबी की छत पड़ती थी, आज क्या है आरसीसी की छत पड़ती है। और आप मकान खरीदने गए तो वहाँ पे आपको आरबी की छत दिखाई दे रही है, एक मकान आप खरीदने गए, और आप जो है एक दूसरी जो है वो आरसीसी की मकान देखने गए, और जो पहले की जो बनी हुई मकान है वो आरबी की छत से पड़ी हुई है और उसका डिजाइन जो है वो पुराने तौर तरीके से है। लेकिन और जो दूसरी आप मकान देख रहे हैं वो आरसीसी से बना हुआ है, भूकंप विरोधी बना हुआ है और उसका डिजाइन जो है अलग तरीके से है। ठीक है ना? तो अब जो है ये पुराना वाला मकान है, वो जो नए डिजाइन के मकान के कारण जो है आरसीसी बनने के कारण ये पुराने वाले मकान जो पुराने तौर तरीके से बनाया गया है, पुराने डिजाइन के अनुसार बनाया गया है, उसकी कीमत जो होगी आज के नए निर्माण तौर तरीके के आधार पर जो है उसकी वैल्यू कम आकी जाएगी। यही बच्चों कहलाता है क्या? ऑब्सोलेंस कहलाता है, लुप्त प्रायता कहलाते हैं। तो इस प्रकार के जो पुराने निर्माण तकनीकी से बनाई गई जो भवन है, ठीक है, उसकी वैल्यू जो है कम आकी जाती है, तो वही बच्चों लुप्त प्रायता के नाम से जानते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम देखते हैं। ये छोटे छोटे टॉपिक है, आपको इसलिए समझा रहा हूँ बच्चों कि आपसे अगर क्वेश्चन डायरेक्टली बनते हैं इससे, तो कैसे आप यहाँ पे उसको फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि आपसे पूछ सकता है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, ठीक है। पूर्ण मालिकाना संपत्ति। पूर्ण मालिकाना संपत्ति का मतलब बच्चों ये है कि जैसे जो कोई भी मकान आप खरीदते हैं, ठीक है, तो उस मकान पर आपका पूरा का पूरा अधिकार हो जाए। तो अगर आपका मालिकाना हक पूरी तरीके से वाजिब है तब आपको पूर्ण मालिकाना संपत्ति के हकदार मानेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पे आप समझिए कि जैसे मान लीजिए आपने कोई मकान खरीदा, ठीक है, और वो मकान जो है आपने 10 करोड़ का मकान है, और 10 करोड़ का मकान आपने जो पैसा दिया उस कंपनी से, मान लीजिए डीएलएफ से या फिर किसी भी हाउस आवास विकास से आपने मकान खरीद रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आपने 10 करोड़ की प्रॉपर्टी का मकान आप खरीद रहे हैं। आपके पास जो है पैसा 5 करोड़ है, 5 करोड़ आपने पैसा दिया और आपने ये कहा कि 5 साल में हम पूरी चुकता कर देंगे। ठीक है, तो जब तक आप चुकता नहीं करेंगे तब तक आप उसको जो है पूर्ण मालिकाना संपत्ति के अधिकार नहीं होंगे। ठीक है बच्चों, पूर्ण मालिकाना के अधिकार नहीं होंगे। जैसे ही आप पैसा पूरा अदा कर लेंगे तो आपके नाम पर पूरा का पूरा वैलिड कागज बन जाएगा, तो तब आप कहलाएंगे क्या? पूर्ण मालिकाना संपत्ति के अधिकारी कहलाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये रहा कि आपको फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, पूर्ण मालिकाना संपत्ति किसे कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन बनता है बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक में जो है आपका आपसे ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो क्वेश्चन पूछ सकता है, बस वही मैं आपको कह रहा हूँ कि पट्टे वाली संपत्ति। ठीक है, एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बनता है पट्टे वाली संपत्ति। पट्टे वाली संपत्ति, ठीक है, पट्टे वाली संपत्ति बच्चों, जो पट्टा किसी भी व्यक्ति को अपने जो कोई भी प्लेस है या फिर आप कह सकते हैं कोई भी ज़मीन है, जब उसको कुछ समय के लिए दे दिया जाता है, ठीक है, किसी दूसरे व्यक्ति को, एक व्यक्ति जिसका जो मालिक है वो अपनी
ज़मीन को या अपनी संपत्ति को एक दूसरे व्यक्ति को जो है उस पे जो है एक समझौते के तौर पे उसको क्या है, जब अपनी मकान को या अथवा अपनी ज़मीन को दे देता है तो इस प्रकार से जो दी गई संपत्ति है पट्टे वाली संपत्ति कहलाती है। हालांकि आपको ऑब्जेक्टिव में जो क्वेश्चन बनेगा वो कैसे बनेगा, पट्टे वाली संपत्ति की आयु होती है, मतलब वो जो बच्चों होती है 99 वर्ष होती है। ध्यान रखिएगा, अगर आपको पट्टा कोई दिया गया है तो वो जो पट्टा है वैलिड है 99 वर्ष तक वैलिड है। 99 वर्ष के बाद जो है पट्टा दूसरे को दिया जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में, पट्टे की संपत्ति कितने वर्ष की होती है, 99 वर्ष तक होती है। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों, हम देखेंगे आपसे जो पूछ सकता है कि अब जो है मेन जो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है बच्चों वो है सिंकिंग फंड, शोधन निधि, सिंकिंग फंड। ठीक है बच्चों, शोधन निधि, शोधन निधि, सिंकिंग फंड। ठीक है, शोधन निधि। शोधन निधि क्या होता है बच्चों, शोधन निधि पहले समझ लीजिए क्या होता है। देखिए बच्चों, जैसे आपने कोई मकान खरीदा और जो मकान आपने खरीदा है उस मकान की कीमत जो है मान के चलिए कि 50 लाख की कीमत है, और ये जो 50 लाख की कीमत है और आप ये जो मकान है आपकी मकान की आयु जो है 80 से 100 वर्ष होती है। ठीक है, तो मान लीजिए कि आपने 50 लाख का मकान खरीदा और 100 साल बाद या 80 साल बाद जब मकान पूरी तरीके से जर्जर स्थिति में हो जाए, आपको उस 80 साल के बाद जो है पुनः वैसे ही प्रकार के आपको मकान बनवाना है, उसी की कीमत बनवाना है, तो आपको उस समय हो सकता है बच्चों कि पैसा ना हो आपके पास। ठीक, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है कि हम जब भवन के कार्यकाल के दौरान ही हम उस भवन से कुछ पैसा जो है हम निकाल के स्टॉल में हम क्या करते हैं, जमा करते जाते हैं। अलग से पैसा हम क्या है बैंक में जमा कर जाते हैं। जैसे आपका मकान है, आपने मकान में अपना जो है कि उस पर किराए पे दे रखा है, दुकान खुलवा रखा है, तो मकान से आप क्या कर रहे हैं, अर्जन कर रहे हैं ना, तो वहाँ से हम उस मकान के नाम पर हम बैंक में अलग से क्या कर रहे हैं, उसके नाम से हम कुछ पैसा जमा कर दे रहे हैं। इतना पैसा जमा कर रहे हैं हर महीने कि ताकि हमारा जो है 80 साल बाद जितनी कीमत है मकान की उतना कीमत हमें प्राप्त हो सके। ठीक है बच्चों, तो ये जो प्रति वर्ष अथवा प्रति महीने जो हम किस्तों में पैसा जमा कर रहे हैं, ठीक है, किस्तों में जो पैसा जमा कर रहे हैं और तब तक जमा कर रहे हैं 80 साल तक, और उस समय जो होगा वो बच्चों हम जो है 90% जो है पैसा जो है हम जमा कर देते हैं। क्यों 90%? क्योंकि 10% बच्चों जब हम मकान को लास्ट स्थिति में जर्जर स्थिति में बेचेंगे कबाड़ मूल्य में, स्क्रैप वैल्यू में, तो वो जो कबाड़ मूल्य होता है बच्चों वो 10% लिया जाता है। 10% लिया जाता है। क्या लिया जाता है? कबाड़ मूल्य 10% लिया जाता है। ठीक है, और जो शोधन निधि है वो कितना जमा करना होता है? 90% जो है हिस्सा जमा करना होता है। समझ में आ गया होगा। तो सिंकिंग फंड क्या है? मतलब हम फंड में जमा कर रहे हैं। जैसे क्या है कि कोई रिटायरमेंट होता है तो वो उसी से अपना ही वेतन से कुछ पैसा जो है सरकार उसका जो है उस एम्प्लॉयमेंट का जमा करती रहती है ताकि रिटायर के बाद जो है उसको एक मोटी रकम दिया जा सके। तो वही उसी प्रकार से उस मकान को, उसी मकान के सेवाकाल के दौरान जो पैसा किस्तों में प्रतिवर्ष अथवा प्रति महीने जमा किया जा रहा है ताकि जो है 90% हमें जमा करना है, ताकि जो है उस समय हमारा 90% वो मिल जाए और 10% वो मकान किसी भी स्थिति में रहेगी, लास्ट समय में 10% हमें वहाँ से पैसा मिल जाएगा। ठीक, तो 100% पैसा प्राप्त हो गए। अब हम मकान उस समय 80 साल बाद या 100 साल बाद जितनी भी उसकी आयु होगी उस समय हम उसी कीमत में हम एक नया मकान या उसी को ही तोड़ कर हम बनवा सकते हैं। तो यही है बच्चों क्या? सिंकिंग फंड। तो ध्यान रखिएगा जो क्वेश्चन बनेगा वो सिंकिंग फंड जो है शोधन निधि कितना के लिए किया जाता है, तो 90% के लिए किया जाता है और 10% क्या है? स्क्रैप वैल्यू है। ध्यान रखिएगा
स्क्रैप वैल्यू है। तो यहाँ से दोनों क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन यही पूछता है सिंकिंग फंड कितना लिया जाता है, तो 90%। स्क्रैप वैल्यू कितना लिया जाता है, वो 10% लिया जाता है। ठीक है, अब इसका जो और फार्मूला पूछता है बच्चों, तो सिंकिंग फंड एस किस्तों में हम स्मॉल एस से दिखा रहे हैं। ठीक, एस बराबर 1 + R। ठीक है, दो जगह फार्मूला ध्यान रखिएगा। आपको फार्मूला जो है बच्चों कुछ किताबों में 1 + I⁴n करके दिया है और कुछ जगह जो है कि 1 + R करके दिया है, तो ध्यान रखिएगा। तो वो जो फार्मूला है उसी बेस पे आपको बनाना होगा। ठीक है, ठीक है। तो अब जैसे अधिकतर आपको जो फार्मूला आपको मिलता है वो कुछ इस प्रकार से दिया होगा, SC बराबर 1 + I। ठीक है, या आपको दूसरा फार्मूला ही लिख दे रहे हैं 1 + R अपान 1 + R पावर n - 1। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब यहीं पे अब देख लीजिएगा कौन सा फार्मूला किस पे बेस पे आपको पूछ रहा है। R पे दिया है, चाहे I लिख देगा, तो ये क्या है आपको रेट के हिसाब से तय होगा। ठीक है, मतलब जो हमने क्या कहा कि आपको जो है पैसा जो है जमा किया जा रहा है, तो कितना जो है जमा किया जा रहा है। ठीक है बच्चों, तो इस पे जो है न्यूमेरिकल आता है, इसलिए आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि जो फार्मूला है वो दो प्रकार से आपको किताबों में मिलेगा। तो जो आपको ज़्यादा आसान पड़ता है वो फार्मूला आप चाहे ये भी नोट कर सकते हैं, चाहे दूसरा फार्मूला आप जो बराबर आपको देखने को मिलेगा न्यूमेरिकल जो भी हम कराएंगे आपको, तो 1 S × R अपान 1 + R पावर n - 1। ठीक है, अब यहाँ पे जो है बच्चों क्या है, ये जो है सिंकिंग फंड, ये क्या है प्रतिवर्ष जमा किया गया क्या है निश्चित जो है किस्त जो है, मतलब साल भर में आप कितना वहाँ पे पैसा जमा करते हैं, ये हो गया। अब एस क्या है, ये टोटल है, ये जो है टोटल जो है मनी है, टोटल मनी है, मतलब कि 80 साल बाद जो आपने टोटल पैसा कितना जमा किया गया ये है। आर क्या है, अब जो पैसा आप बैंक में किस्त में जो जमा कर रहे हैं ये क्या है, ये किस्तों में जमा किया गया पैसा है, किस्तों में जमा किया गया धन। ठीक है, जो आप क्या करते हैं प्रतिवर्ष जमा करते हैं। ठीक है, प्रतिवर्ष अथवा प्रति महीने जो जमा करते हैं। और आर क्या है आपका ब्याज है। ठीक है, क्या है ब्याज है। ठीक, और यन क्या है बच्चों वर्ष है, जो कि आपकी आयु बता रहा है। क्या बता रहा है, वर्ष क्या है आयु जो बता रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, मतलब ये आप प्रति वर्ष प्रति महीने एक छोटी रकम होगी किस्तों में जो जमा करेंगे, और एस क्या है टोटल 80 साल बाद एक बड़ा अमाउंट होगा जो 90% आप जमा कर देंगे वो। आर क्या है ब्याज है। ठीक, मतलब जैसे आप पैसा जमा करते हैं तो बैंक में, तो बैंक क्या करती है ब्याज देती है, तो वो बैंक में लगने वाला जो ब्याज हो जाएगा। और यन क्या होगा जितने वर्ष के लिए जमा किया गया है। तो ये फार्मूला नोट कर लीजिएगा, इसी पे न्यूमेरिकल जो है हम आगे बताएंगे बच्चों। और यहाँ से क्वेश्चन जो आपको बन सकता है ऑब्जेक्टिव में, एक क्वेश्चन ये, एक क्वेश्चन ये, एक डायरेक्टली फार्मूला पूछता है S × R अपान 1 + R पावर n - 1। ठीक है, या 1 + I अपान 1 + I के पावर n भी एक दूसरा फार्मूला जो मैं आपको बता रहा हूँ, 1 + I। ठीक है, अपान 1 + I का पावर n - 1 हो सकता है। ठीक, जो दूसरे बुकों में आपको मिल सकता है ये भी। तो इस दोनों फार्मूला ध्यान रखिए, मेनली यही चीज़ें आपको ध्यान रखना है ताकि आप न्यूमेरिकल अच्छे तरीके से हल कर सकें। ठीक है बच्चों, तो आज का वीडियो आप लोग अच्छे ढंग से देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इस पर आगे चर्चा करते हैं। धन्यवाद।